सबको नमस्कार, धन्यवाद। मुलाकात होती रहती है, होती रहेगी। बस दर्द एक बात का है कि ना सबका कमेंट है, ना तुम्हारा सबका कोई लाइक है। बस आराम से मनहूस जैसे पढ़ लेते, फिर उसके बाद छोड़ चले जाते। ये अच्छा है, ठीक भी है ऐसा लाइक। अच्छा, एक बात बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कभी ये नहीं कहना चाहता कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल। तो लगता है खुद को हनुमान मंदिर बाहर भीख मांग रहा हूं मैं। ये भगवान के नाम पे दे दे, लाइक कर दे भगवान के नाम पे। ऐसा कुछ नहीं है सर। जिस दिन मैं उस लायक हो जाऊंगा उस दिन आप खुद लाइक कर दोगे। मेरा अपना बहुत स्ट्रांग मानना है। नहीं होगा तो नहीं लाइक करोगे। समास पॉइंट है। इससे पहले हमारी आपकी क्लासेस कारक पे हो चुकी है। उससे पहले हमारी आपकी क्लासेस लिंग और वचन पे हो चुकी है। उससे पहले विशेषण, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम सब पे हम पढ़ा चुके हैं। अभी आपको जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं वो जाकर यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे। बिल्कुल इत्मीनान से एक एक अक्षर समझता हुआ आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है सर। आज हमारी आपकी जो बात होगी वो होगी समास पर। इस पर समास। समास एक बड़ा पॉइंट है। दो प्रश्न लेकर आएगा, चाहे आप सिपाही दोगे चाहे आप दारोगा दोगे। इन दोनों में दो प्रश्न लेकर समास आता है। एक कभी कभी परिभाषा से लेकर आ जाता है और एक कभी कभी उदाहरण देकर पूछ लेता है कि कौन सा समास है। जैसे आपसे पूछ लेगा चौराहा, क्या दे देगा? चौराहा। पूछ लेगा कौन सा समास है। अगर पूछ लिया कौन सा समास है तो आपका पूरा कर्तव्य बनता है दो तरीके का। पहले नंबर पे आप इसको सही कर दो, दूसरे नंबर पे इसको आप गलत कर दो। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। समास का कितने समास होते हैं, क्या परिभाषा होती है, कौन पर प्रधान होता है, कौन सा नहीं होता है, कैसे प्रश्न बनते हैं, सब पर आज हमारी आपकी इस वीडियो में बात हो जाएगी। इत्मीनान से पढ़िएगा। एक सादा पन्ना खोल के पढ़िएगा, एक कलम हाथ में लेकर पढ़िएगा। लेट के पढ़िएगा, सर के भल लेट के पढ़िएगा, तुम्हारी मर्जी। आ जाइए भाई। पहला प्रश्न आज समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं? समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले समास को समझ लो हल्का। समास मतलब सम धन अस। सम धन अस। सम का मतलब होता है बराबर, अस का मतलब होता है होना। किसी शब्द के बराबर होना ही क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। यह परिभाषा हो गई। मैंने कहा समास सम धन अस। सम का मतलब बराबर, बराबर, अस का मतलब होना। किसी शब्द के बराबर होना ही समास कहलाएगा। अब बात आती है सर समास के भेद कितने हैं? समास के भेद, समास के सर 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। नंबर 1 पे कौन सा भेद है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। बहुत सारे टीचर हैं जो पढ़ाते हैं अव्ययी भाव से समास। किससे पढ़ाते हैं? अव्ययी भाव और समास से। अपना अपना नजरिया पढ़ाने का, अपना अपना तरीका पढ़ाने का है। तरीका यह होना चाहिए कि हमें 6 समास आराम से समझ में आ जाए। इसके तो हमको और कोई लेना देना नहीं होता। नंबर 2 द्विगु समास। नंबर 3 तत्पुरुष समास। नंबर 4 कर्मधारय समास। नंबर 5 बहुव्रीहि समास। नंबर 6 अव्ययी भाव समास। यही आपके 6 समास पढ़ने। एक समास नया जुड़ा हुआ है, द्विरुक्ति समास। यह अपवाद में है। द्विरुक्ति समास। द्विरुक्ति समास जो है अभी तक की बहुत कम किताबों में इसका उल्लेख किया गया, मगर द्विरुक्ति समास भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको भी जानते रहिए। मूलतः अगर आपसे पूछा जाए समास कितने होते हैं तो आप बताएंगे 6 होते हैं। मूलतः 6 होते हैं। एक समास की परिभाषा क्या है बताएंगे, समधन अस। सम मतलब बराबर, अस का मतलब होना। किसी शब्द के बराबर होना ही समास होता है। चलिए इतनी बात समझ में आ रही है। मैंने समास के 6 भेद बता दिए। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव
समास, यही आपको समास पढ़ने होंगे। क्लियर है ये बात? अब बात आती है सर कि किसकी क्या परिभाषा है। मैं आपको बहुत स्पष्ट कर रहा हूं, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, जिस समास, कायदे सुनिएगा मुझे कायदे से आप, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, अगर कॉपी हो लिख भी लीजिए आप, सब जल्दबाजी में, हमें कोई दिक्कत नहीं लिखाने में। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, दोनों पदों के बीच में, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, दोनों पदों के बीच में डैश का चिन्ह लगा हो, ऐसे एक चिन्ह लगा हो, डैश का चिन्ह लगा हो, विग्रह करने पर और शब्द की उत्पत्ति होती हो, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे मैंने कहा जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, दोनों पदों के बीच में, तो मैंने कहा रात दिन, तो मैंने कहा जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, दोनों पदों के बीच में क्या लगा हो, एक डैश का चिन्ह लगा हो, विग्रह करने पर, विग्रह करने पर मतलब दोनों को बांटने पर, मतलब रात और दिन, रात और दिन विग्रह करने पर और शब्द की उत्पत्ति होती हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। क्लियर है ये बात? मैंने कहा सर जिसके दोनों पद प्रधान हो, प्रधान का मतलब होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो या बात कही जा रही हो, प्रधान का मतलब होता है बात मुख्य हो, उसे क्या कहा जाता है, प्रधान कहा जाता है। तो रात और दिन, क्लियर हो रही है बात? इसमें कोई समस्या किसी को? कोई समस्या? मैंने कहा जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, दोनों पदों के बीच में डैश का चिन्ह हो, विग्रह करने पर और शब्द की उत्पत्ति होती हो, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। मैंने कहा द्विग समास, मैंने कहा दूसरा समास है द्विग समास। मैंने कहा जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा पद प्रधान हो, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा पद प्रधान हो, उसे हम द्विग समास कहते हैं। मैंने कहा तत्पुरुष समास, मैंने कहा जिसका दूसरा पद प्रधान हो, प्रथम का कोई महत्व ना हो, विग्रह करने पर कोई ना कोई कारक चिन्ह उभर कर सामने आए, काकी के, रारी रे, नानी ने, में, भीतर पर, से, अगर कोई भी कारक चिन्ह उभर कर सामने आएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, तत्पुरुष समास कहा जाएगा, जिसका दूसरा पद प्रधान होगा, प्रथम का कोई महत्व नहीं होगा। मैंने कहा कर्मधारय समास, मैंने कहा जिस समास का एक पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष हो, कभी कभी दोनों पद विशेषण हो, कभी कभी दोनों पद विशेष हो, उसे क्या कहा जाएगा, कर्मधारय समास कहा जाएगा। मैंने कहा बहुव्रीहि समास, मैंने कहा जिसके दोनों पद अपने महत्व को छोड़कर तीसरे पद को धारण करते हैं, जिसके दोनों पद महत्व नहीं रखते हैं, दोनों पद अपने महत्व को छोड़कर तीसरे पद को धारण करेंगे, उसे क्या कहा जाएगा, बहुव्रीहि समास कहा जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। अव्ययी भाव समास, मैंने कहा अव्ययी भाव समास, मैंने कहा जिसका पहला पद प्रधान हो और वही पद अव्यय हो, जिसका पहला पद प्रधान हो और वही पद अव्यय हो, दूसरे पद को कोई महत्व न हो, जिस अव्यय का अर्थ होता है जिसे व्यय न किया जा सके, उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका पुराना पढ़ा होगा, रिपीट भी हो गया, परिभाषा भी रिपीट हो गई, अगर ऐसे रिपीट नहीं हुई, वीडियो के साथ 2 बार चला कर देख लोगे तो रिपीट हो जाएगी आपकी। क्लियर है ना? ये समाज के सारे भेद हो गए, सारे भेदों की परिभाषाएं हो गई, समाज की परिभाषा हो गई। अब आ जाते हैं प्रश्नों पे। समाज के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं? जहां 2 समाज के पद है, जैसे रात और दिन, इसको अलग करना, इसको क्या कहेंगे, विच्छेद। संधि का होता है, किसका होता है, संधि का क्या होता है, विच्छेद होता है। क्लियर है? मैंने कहा बदलाव नहीं, बदलाव को कोई लेना देना ही नहीं। विग्रह, यस, समास का क्या होता है, विग्रह होता है, तो ऑप्शन सी, समास का क्या होगा, विग्रह होगा, विच्छेद संधि का होगा, विभक्ति रस की होगी। विभक्ति मतलब पहचान किसकी होती है, रस की होती है। क्लियर है? तो किसका हुआ, समास का क्या होगा, विग्रह। बहुत सारे बच्चे इसको विच्छेद पे लगाकर चले जाते हैं, विच्छेद कभी मत लगाइएगा, विभक्ति कभी मत लगाइएगा, बदलाव को लेने देना है नहीं। तो बच्चा कौन, विग्रह, विग्रह पे आप लगाकर चले आए। क्लियर है ये बात? इसमें कोई समस्या तो नहीं है? अगला प्रश्न आइए, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति, प्रश्न है यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का क्या परिभाषा है? जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, प्रथम का कोई महत्व ना हो। समास को निकालने से पहले एक रूल जान लीजिए, समास को निकालने का। समास का जब तक विग्रह सही नहीं होगा, समास का जब तक विग्रह सही नहीं होगा, तब तक समास अपने आप को डिफाइन नहीं करेगा। विशेष ध्यान रखना। जैसे कारक में मैंने आपको बताया था, कारक में सबसे पहले आपको क्या ढूंढना था, कारक चिन्ह ढूंढना था। वैसे समास में आपको कुछ ढूंढना नहीं है, समास का सही विग्रह होगा तो अपने आप परिभाषा को मैच कराएगा। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, हाँ या ना? यथाशक्ति का क्या बनेगा? मैंने कहा आपसे यथाशक्ति मेहनत करो, आपका सिलेक्शन पृथ्वी पे कोई नहीं रोक सकता।
मैंने आपसे कहा, आप मेरे पास आए, आपने कहा इमरान सर मैं मेहनत बहुत कर रहा हूं मगर पेपर नहीं होने के कारण से रिजल्ट नहीं आउट हो पा रहा मेरा। मैंने कहा यथाशक्ति मेहनत करते रहो और प्रतिदिन मेहनत करते रहो। प्रतिदिन भी आपका क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन, दिन के अनुसार। याद ये ध्यान रखना है कि मैंने कहा कि शक्ति के अनुसार, तो मैंने कहा सर यथाशक्ति मेहनत करते रहो। सफलता हो सकती है कुछ समय बाद मिले, मगर कोई ऐसा दुनिया में व्यक्ति नहीं है जिसने मेहनत की है उसको सफलता ना मिली होगी। हो सकता है क्षणिक लेट हो जाओ आप, हो सकता है 4 ताने तुमको और मिल जाए, हो सकता है कुछ रूप तुमको और देखने को मिल जाए, अपने मित्रों के, अपने रिश्तेदारों के, अपने घर के लोगों के। ये हो सकता है दिल में जो उनके तुमको लेकर दर्द है वो शायद और बयां हो जाए। मगर अगर तुमने मेहनत की है पृथ्वी पे, कोई, मैं इसको कभी नहीं मानता कि जो मेहनत करने वाला व्यक्ति है वो कभी भी असफल हो सकता। इस रोड से गुजरने वाली जितनी गाड़ियां गुजर रही हैं उसका सबसे बड़ा कारण वो खुद है जिस गाड़ी से गुजर रहा। आपने स्कूटर की मेहनत की, आप स्कूटर चलेंगे। आपने साइकिल की मेहनत की, आप साइकिल चलेंगे। आपने बीएमडब्ल्यू की मेहनत की, आप बीएमडब्ल्यू से चलेंगे। ये आपको तय करना है कि आप गरीब रहना चाहते हैं, अमीर रहना चाहते हैं। मैंने अमूमन ये बात हमेशा रखी है कि अगर आपने मेहनत की तो आपकी मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी। क्लियर है? अब आ जाइए शक्ति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पावर। पहला पद कौन है भाई इसमें? पहला पद कौन है? पहला पद शक्ति। अनुसार कोई दूसरा पद है ही नहीं, यहां पे दूसरा पद कोई नहीं है। तो मैंने कहा जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वही पद अव्यय हो, दूसरे पद का कोई महत्व ना हो, दूसरे पद का यहां कोई महत्व नहीं है। मैंने कहा शक्ति के अनुसार, तो यहां शक्ति पहला पद है और यही पद क्या है? प्रधान है, अर्थात इसकी बारे में बात की जा रही है। इसी के बारे में बात, मैंने कहा शक्ति के अनुसार मेहनत करो ना, यथाशक्ति मेहनत करो। तो यहां अनुसार कहा कह रहा हूं, शक्ति की बात कर रहा हूं ना। पहला पद प्रधान है और यही पद अव्यय है। अच्छा सर, शक्ति को समाप्त किया जा सकता है? शक्ति को समाप्त किया जा सकता है? कभी शक्ति को समाप्त नहीं किया जा सकता। आप कहोगे सर मैं जवान हूं, कल बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरे अंदर शक्ति चली जाएगी, तो आपके बेटे में आ जाएगी, आपके छोटे भाई में आ जाएगी, आपके पड़ोसी में रहेगी, किसी न किसी भी शक्ति बनी रहेगी। शक्ति को कभी व्यय नहीं किया जा सकता, ये अव्यय है, इसे व्यय नहीं किया जा सकता। क्लियर है ये बात? तो पहला पद प्रधान है और यही पद अव्यय है, इसे व्यय नहीं किया जा सकता। दूसरे पद का कोई महत्व नहीं है, इसलिए यथाशक्ति कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? अब मैं यही कहता यथाकाल, यही मैं कहता जीवन प्रयत्न। इसका क्या बनेगा भाई? इसका क्या बनेगा? मैंने कहा यथाकाल, काल के अनुसार। मैंने कहा यथाकाल, काल के अनुसार। तो मैंने कहा काल पहला पद है, मैंने कहा काल पहला पद है और यही पद क्या है? अव्यय है, दूसरे पद का कोई महत्व नहीं है। अब सर काल मतलब समय, समय कभी समाप्त हो सकता है? तो सर हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा तो हो ही जाएगा। नहीं, आपका हो सकता है बेटा, और किसी का दूसरे का चालू होगा, तुम्हारा समाप्त होगा, काल चलता चला जाएगा। मैंने कहा जीवन प्रयत्न, जीवन के, जीवन प्रयत्न मतलब जीवन के अनुसार, जीवन प्रयत्न मतलब जीवन के अनुसार, या जीवन प्रयत्न मतलब जीवन से प्रयत्न। तो जीवन का महत्व है, प्रयत्न का कोई महत्व नहीं है। जीवन पहला पद है, यही प्रधान है, दूसरे पद का कोई महत्व नहीं है। जीवन आपका समाप्त हो सकता है, हमारा हो सकता है, मगर दूसरे में ट्रांसफर होगा। वो लोग मरते हैं, लोग जिंदा भी होते हैं, जीवन समाप्त नहीं हो सकता। क्लियर है? मैं यही कहता यथासंभव, यथा संभव, संभावना के अनुसार। संभावना कभी समाप्त हो सकती है। जिस दिन अगर तुम्हारे जीवन में संभावना समाप्त हो गई तो उस दिन जानो तुम मरे हुए के बराबर हो गए। संभावना है तभी आप जीवित हो। आज आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आज दरोगा की तैयारी कर रहे हो। जब तुम्हारे सामने एसपी खड़ा होगा, दरोगा ये सोचेगा मैं एसपी बन जाता, और सिपाही होगा, दरोगा खड़ा होगा, सोचेगा काश में दरोगा बन गया होता। यही उसकी संभावना है, और संभावना जब तक है तब तक मनुष्य जीवन जी रहा है। संभावना समाप्त हो गई है तो तुम साधु हो गए या तो तुम मर गए। क्लियर है? संभावना पहला पद है और यही पद क्या है? प्रधान है, दूसरे पद का कोई महत्व नहीं है। संभावना कभी समाप्त तो नहीं हो सकती।
तो जिसका पहला पद प्रधान हो और जो कभी समाप्त ना हो सके उसे क्या कहा जाता है? अव्ययी भाव समास। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? डी। क्लियर है अब ये बात? अगला प्रश्न पढ़िए। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास होगा। तो पहले यह ढूंढना है कि रेखांकित शब्द कौन सा। तो रेखांकित शब्द कौन सा है? आजीवन। आजीवन क्या है आपका? रेखांकित शब्द है। क्लियर है ये बात? आजीवन का बनाओ। आजीवन क्या बनेगा? जीवन प्रयत्न। तो जीवन कभी समाप्त हो सकता है। दूसरा पद प्रधान नहीं है। पहला पद के बारे में बात हो रही है। तो सर पहला पद प्रधान हो और वही पद अव्यय हो जिसे व्यय ना किया जा सकता हो। इसे व्यय नहीं किया जा सकता है और यही पद प्रधान है, इसलिए कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्ययी भाव। ये द्विगु नहीं होगा क्योंकि पहला पद संख्यावाची नहीं है। संख्यावाची मतलब जिसे काउंटेबल नहीं कर सकते हो। तत्पुरुष नहीं का दूसरा पद प्रधान होता है, पहले का कोई महत्व नहीं होता, ये नहीं हो सकता। कर्मधारय जिसका एक पद विशेषण दूसरा पद विशेष हो, ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा। जिस समास का पूर्व पद, पूर्व और उत्तर का ध्यान रखना। अगर यह प्रश्न इस तरीके से आ जाए तो कभी घबराना नहीं। पूर्व पद और उत्तर पद दो होते। कभी कभी एग्जाम में अगर इस तरीके से पूछा जाएगा कि पूर्व पद, तो आप घबरा गए। सर आपने बताया था पहला पद और दूसरा पद। पूर्व पद का मतलब होता है प्रथम पद और उत्तर पद का मतलब होता है दूसरा पद। पूर्व पद और उत्तर पद। क्लियर है? तो मैंने कहा जिस समास का पूर्व पद, यहां लिखा भी है पहला पद प्रधान हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? जिसका पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? संबंध समास। संबंध कोई समास ही नहीं है। संबंधवाचक कोई समास नहीं है। संबंधवाचक कारक है और संबंधवाचक समास नहीं है। कर्मधारय समास बिल्कुल नहीं। इसका एक पद विशेषण होगा। इसका एक पद क्या होगा? विशेषण होगा और एक पद क्या होगा? इसका विशेष होगा। हाँ या ना? क्लियर हो रही बात? मैंने कहा इतनी बार मैं आपको बता दूंगा कि अब भी परिभाषा याद नहीं होगी, तब गड़बड़ा जाएगा। तब आप ये कहोगे कि सर हमको याद नहीं हो रहा, तो फिर याद तो आपको करना ही पड़ेगा बहुत। मैंने कहा जब तक, और एक बात, परिभाषा जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक तुम समास नहीं कर पाओगे। पद ही नहीं जान पाओगे तो समास कैसे कर पाओगे? मैंने कहा जिसका पहला पद प्रधान हो और दूसरा पद कोई महत्व न रखता हो। द्वंद्व समास जिसका दोनों पद प्रधान हो। दोनों पद। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। कौन सा कहेंगे? अव्ययी भाव समास। क्लियर हो रही है बात? अगला प्रश्न ले लीजिए। सेना नायक। इसका सबसे पहले मैंने रूल क्या बताया? सबसे पहले आप क्या करेंगे? विग्रह करेंगे। सेना का नायक। सेना का नायक। सेना का नायक अगर आ जाएगा तो मैंने तत्पुरुष की परिभाषा क्या बताई थी? जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, प्रथम का कोई महत्व ना हो। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, प्रथम का कोई महत्व ना हो। विग्रह करने पर कोई ना कोई कारक चिन्ह उभर कर जरूर आए। अगर कारक चिन्ह उभर कर नहीं आ रहा है, क्वेश्चन गलत चला जाएगा। क्लियर है ये बात? मैंने कहा सेना का नायक, तो मैंने कहा सर सेना, मैंने कहा सेना नायक दिनेश सिंह हाजिर हो। मैंने कहा सेना नायक दिनेश सिंह हाजिर हो। किसी अदालत में कोई मामला, कोर्ट मार्शल हुआ हो अगर उनका सेना नायक का, तो यह था ये पूरी सेना आएगी भारत की, केवल वो नायक आएगा? केवल नायक आएगा ना। तो नायक की बात हो रही ना, सेना की कोई बात ही नहीं हो रही। हाँ या ना? तो पहले पद का कोई महत्व नहीं है, दूसरा पद प्रधान है, और जिसका दूसरा पद प्रधान हो, प्रथम का कोई महत्व ना हो। और मैंने कहा विग्रह करने पर कोई ना कोई कारक चिन्ह उभर कर सामने आए। तो सेना का संबंध किससे है? नायक से। तो किस प्रकार का तत्पुरुष समास होगा? संबंधवाचक तत्पुरुष समास। हाँ या ना?
क्लियर हो गई बात? मैंने कहा सेना का नायक, जिसका मैंने कहा सेना नायक, सेना नायक कौन सा समास है? तो मैंने कहा इसका विग्रह करिए, सेना का नायक। तो एक बात है, ये सेना को बुला रहे हो, नायक को बुला रहे हो? नायक को बुला रहे हो। तो नायक दूसरा पद प्रधान है, पहले पद का कोई महत्व। यहाँ सेना को नहीं बुला रहे, यहाँ कोई पहला पद है ही नहीं, और जो है भी वो प्रधान नहीं है। मैंने कहा विग्रह करने पर कोई ना कोई कारक चिन्ह उभर कर सामने आए। तो कौन सा कारक आ गया? संबंध वाला। का, की, के, रारी, ने, नानी, ने, मेरा, मेरी, उसका, उसकी, तेरा, तेरी, ये सब किसके पहचान है? कारक कौन सा है? संबंधवाचक कारक है। तो कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? ये कौन सा होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्लियर है? विग्रह करते ही, परिभाषा याद है, विग्रह सही हो रहा है, समास तुम्हारा कोई नहीं रोक सकता। क्लियर? अगला आ जाइए। अब उपयुक्त समास में चिन्हित कीजिए। उपयुक्त समास चिन्हित करिए। उपयुक्त मतलब कौन बेहतर है? 4 ऑप्शनों में। किसके लिए? इसके लिए। इसके लिए मतलब पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। मैंने कहा तुम लाइन अपनी खो चुके हो, अब विद्यार्थी जीवन से पथ भ्रष्ट हो चुके हो। क्या कहा? विद्यार्थी जीवन से पथ भ्रष्ट हो चुके हो। अब तुम्हारा केवल इस शहर के अंदर प्रयागराज में रहने का एक उद्देश्य है, सुबह खाना खाना है, दोपहर पिक्चर देखना है, रात में फिर खाना खाना है, फिर मूवी देखना है, फिर सो जाना है। इसका मतलब यही हुआ, पथ भ्रष्ट। मैंने कहा पथ भ्रष्ट हो गए हो, तो मैं पथ की बात कर रहा हूं, भ्रष्ट होने की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं हाईवे बहुत अच्छा बना हुआ है, जा रहे हो सरसतर रानी, ये नहीं कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? पथ की बात कर रहा हूं। क्या? मैंने कहा पथ भ्रष्ट, मैं पथ से भ्रष्ट। मैं यहां पथ की कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? भ्रष्ट होने की बात कर रहा हूं। दूसरा पद प्रधान, ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ। पहले का कोई महत्व नहीं है, दूसरे का महत्व है। मैंने कहा विग्रह करने पर कोई ना कोई कारक उभर कर आ जाए सामने, से आ गया, तो ये कौन सा कारक हो गया? अपादान तत्पुरुष समास। अब इसमें ढूंढ लो ऑप्शन डी। विग्रह अच्छा होना चाहिए, अपने आप निकल आएगा। क्लियर हो रही है बात? अगला आ जाइए। बैलगाड़ी बनाओ, इसका विग्रह करो। बैलगाड़ी का विग्रह करो। बैल की गाड़ी, अच्छा, बैल का संबंध गाड़ी से है। कभी भी मत लगाइए, गलत हो जाएगा, बैलगाड़ी कर दोगे। बैल के लिए गाड़ी, बैल के लिए गाड़ी, बैल के लिए गाड़ी, ये सही इसका विग्रह है। अगर बैल के लिए गाड़ी कहोगे तो बैल यहां, अच्छा ये बताइए, मैंने कहा मैंने एक बैलगाड़ी बनवाई है, मैंने कहा मैंने एक बैलगाड़ी बनवाई है, तो मैंने बैल बनवाया, गाड़ी बनवाई, तो बैलगाड़ी पूछ रहा है ना, तो मैं बैल बनवाया, गाड़ी बनवाई, गाड़ी बनवाई। दूसरा पद प्रधान है, प्रथम का कोई महत्व नहीं है। विग्रह करने पर के लिए उभर कर आ रहा है सामने, ये संप्रदान कारक की पहचान है। अगर जो बच्चा पहली क्लास ले रहा है समास की, वो जाकर यूट्यूब पे कारक पड़ा हुआ थंबनेल के साथ अध्ययन प्रयागराज पे जाकर चेक कर ले, तो कारक समझ लेगा, तो इसको समझने में उसके लिए आसानी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। और इसका क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। क्लियर हो रही है बात? अब आपको क्लियर है? अगला प्रश्न, इसमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। अगला ले लीजिए प्रश्न, काली मिर्च में कौन सा समास होगा? द्वंद्व तो होगा नहीं, कि होगा? काली मिर्च, ये सही है? द्वंद्व नहीं। अव्ययी भाव नहीं, जिसका पहला दूसरा पहला पद प्रधान हो वही अव्यय, ऐसा कुछ है नहीं। कर्मधारय बहुब्रीहि, जिसका दूसरा दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद महत्व को छोड़ो, तीसरे पद को धारण करें। अब बात आती कर्मधारय कैसे होगा सर? इसका विग्रह करो। काली हो जो मिर्च, काली हो जो मिर्च, तो मिर्च कैसी है सर? ये
मिर्च कैसी है? तो सर मिर्च की विशेषता कैसी है? तो सर ये विशेष हुआ। ये क्या हुआ? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। विशेषण विशेष की भी आगे वीडियो पढ़िए पीछे हमारी। मैंने कहा जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं, और उस शब्द की जो भी विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? विशेषण। एक पद विशेष और एक पद विशेषण। मैंने कहा कर्मधारय की परिभाषा याद करिए, तो मैंने आपको बताया जिस शब्द का एक पद विशेषण दूसरा पद विशेष हो उसे क्या कहा जाता है? कर्मधारय समास कहा जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर है? अब इसी अगर मैं तुमसे यह कह दूं चरण कमल, नील रतन, चंद्रमुख, यह सब भी आपका क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। मैंने कहा चरण कमल, चरण उल्टा बता दे रहा हूं, कमल के समान चरण, हां या ना? चरण कैसा है? चरण कैसा है? तो चरण क्या हुआ? विशेष। उसकी विशेषता क्या है? कमल के समान मुलायम है। तो एक पद विशेषण और एक पद विशेष हुआ। ये कौन हो जाएगा? कर्मधारय समास। और बहुत सारे लोग का पैर आप देखेंगे तो इतनी बेआई उसमें बेवाई फटी होती है कि रात में जब वो रजाई में पैर डालते हुए पूरा खर 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 पूरा जाता होगा। बहुत सारे लोगों को पैर देखिए फिर दोबारा पैर देखने तुम्हारा मन मर जाए। तो बहुत सारे लोग का पैर बहुत बुरा फटा होता है। अच्छा कहोगे सर वो गरीबों को होता नहीं, सर अमीरों को बता रहा हूं। वो ब्लड सर्कुलेशन का मतलब होता है, उससे अमीर और गरीब को कोई लेना देना नहीं होता। हाँ इसको मैं बिल्कुल मानता हूं, अमीर गरीब का लेना देना होता है भैया। अमीर गरीब को लेना देना, मोदी जी को जवान नहीं होते चले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री थे तो हल्का करिया थे, जब से प्रधानमंत्री बने तब से और गोरा जा रहे हैं। ग्लो बिल्कुल चेहरे पे आता चला जा रहा है, लाल हो जा रहा है। हमको लगता है सफेद से लाल में बदलेंगे। ठीक, मगर फिर मैं कह रहा हूं किस्मत हो तो नायडू और नीतीश बाबू जैसी हो, चाहे या तो ना हो फिर चलेगा। पूरा चुनाव राहुल गांधी और मोदी जी लड़े हैं, गरब गजब बैठ के मलाई खा रहे हैं। कोई गृह मंत्रालय मांग ले रहा है, कोई रेल मंत्रालय मांग ले रहा है, कोई वित्त मंत्रालय मांग ले रहा है। इनको सबको कमरा बंद करके फिर आगे कुछ कहना नहीं है, इस बार कंधे फांस रख के निकाल लाओ और चलते। 12 सांसद 13 सांसद इनका ये हाल है, बिल्कुल अंगड़ाए बैठे हुए, अंगूर अंगूर हमको लगता है हाथ में लेकर शराब रोज रख के फोन करो सबको, मैं देखता हूं कौन है मेरे आगे। सबसे बड़ा धर्म संकट क्या है जानते हो? राजनीतिक तंत्र भारत के, अगर आपने पूर्ण बहुमत की सरकार दे दी तो सरकार अपने मन की करने लगती है, चाहे जो बढ़ा दो, चाहे जब बढ़ा दो, चाहे जो कर दो, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या रियल में 1100 रुपए सिलेंडर होने कंडीशन में था? क्या रियल में पहला लॉकडाउन जिस तरीके से लगा उस तरीके से लगने की जरूरत थी? बस क्योंकि विपक्ष था ही नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं था। और अगर गठबंधन की सरकार आए, विपक्ष मजबूत हो जाए, तो इसका मतलब एक पक्ष के पास उतना बहुमत नहीं है कि 273 पार कर जाए, तब नीतीश बाबू आ जाते हैं। फिर ये 12 सांसद लेकर गृह मंत्रालय मांग रहे हैं। इनको मंत्रालय कुछ और दे देना चाहिए खींच खींच के। तो उस मंत्रालय चाहिए तुमको 12 सांसद में 240 लेकर बैठा है बंदा, 238 32-33 लेकर बैठा दूसरा बंदा, और तुमको चाहिए मंत्रालय फलनवा। तो यहां पर एक डर पैदा होता है कि इतने बड़े बड़े मंत्रालय अगर अयोग्य लोगों के हाथ में बाई चांस चले गए तो मंत्रालय क्या होगा? वैसे बहरहाल मैं ये भी कहता हूं, बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, भारतीय नेताओं का अगर एक कायदे से एक बार सर्टिफिकेट चेक हो जाए, और जैसे मास्टरी पास होने के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस पास होने के लिए, चपरासी पास होने के लिए एक पेपर देना पड़ता है, अगर नेताओं को कह दिया जाए कि एक पेपर दे दो, ऐसे कि अगर भारत के नेता को इस पद पर जाना है तो एक पेपर देना होगा। मुझे ख्याल है कि 443 सांसद 543 सांसद भारत में बनते हैं, 543 में से 500 फेल हो जाएंगे, और हम सब कोचिंग चलाएंगे फिर सांसदों को पढ़ाने के लिए। अब तुम्हारा सिलेबस ये होगा, इसको पढ़ो तब पास होगे। अच्छा मेरे दिमाग में एक बात और चलती कभी कभी, जैसे आप गौर करिए कि इनका अप्रैल से चुनाव चालू हुआ है, 4 जून को रिजल्ट आ गया,
1 तारीख को आखिरी चरण खत्म है, 4 जून को रिजल्ट आउट हो गया है। अब इससे सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि एक बार ये चुनाव निरस्त होता है, बहुत धांधली हुई है, फिर से चुनाव होगा और पूरा कृपा करके पुनः आप चुनाव की तैयारी चालू करें। ये बेहोश हो जाएगा तो 4 लोग मर भी सकते हैं। मगर यही जब हमारे ऊपर बात आती है, हमारे प्रतियोगी छात्रों बात आती है, तो बच्चा 5 महीने 6 महीने तैयारी कर रहा होता है, पूरा पेपर देकर आता है, आखिर बताते हैं पेपर लीक हो गया है। उसके बाद अब 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद पेपर पुनः होगा, फिर तैयारी कर रहा बच्चा। वो एक बार इनके लिए भी कर देना चाहिए ना कि बूथ कैप्चरिंग हुई इसलिए कैंसिल, अब फिर से होगा। तब समझ में आएगा कि एक विद्यार्थी का दर्द क्या होता है और किस तरीके से झेलता है। ये क्लियर हो गया ना कर्मधारय समास? आगे बढ़ जाइए। जिस समास में उत्तर पद, उत्तर का मतलब क्या होता है? पूर्व मतलब पहला, उत्तर मतलब दूसरा। उत्तर का मतलब दूसरा, पूर्व मतलब पहला। मैंने कहा जिस समास का उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान हो उसे कहते हैं, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, प्रथम का कोई महत्व ना हो, उसे कहा जाता है तत्पुरुष समास। क्या कहा जाता है? जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद अपने महत्व को छोड़ो, तीसरे पद को धारण करे, उसे कहा जाता है बहुब्रीहि समास। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वही पद अव्यय हो, उसे कहा जाता है अव्ययीभाव समास। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, दोनों पदों के बीच में डैश का चिन्ह लगा हो, विग्रह करने पर और शब्द की उत्पत्ति हो, उसे कहा जाता है द्वंद्व समास। मैंने कहा जिसका दूसरा पद प्रधान हो, प्रथम का कोई महत्व ना हो, क्या कहलाएगा? तत्पुरुष समास। हाँ या ना? अच्छा, मेरी स्पीड हल्की ज्यादा है, मैं बहुत तेज बोलता हूं। मुझसे बहुत बार लोगों ने कहा सर आपकी स्पीड बहुत तेज, तो सर बहुत धीमे स्पीड से इंटर निकलता है। बहुत धीमे से अगर आपको पढ़ाऊंगा तो आपका इंटर निकल जाएगा और माता पिता अगल बगल वालों को लड्डू खिलाकर और जला देंगे, बेटो पास हो गया। कंपटीशन नहीं निकल सकता। कंपटीशन निकलने के लिए 50 लाख लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास एक स्पीड होनी चाहिए। अगर पास वो आपके पास स्पीड नहीं है तो आप बहुत विद्वान बनते रहो, विद्वानता का कोई मतलब, सफलता को दुनिया सलाम करती, आप असफल है तो आपको कोई सलाम नहीं करेगा। आपने कमरे में बंद होकर कितनी मेहनत की है इस देश के लिए, अपने लिए, और आपने कितनी पढ़ाई पढ़ी है, इसका तब तक कोई रिजल्ट नहीं है जब तक आप सफल नहीं हो जाते। आप जीवन में किसी को कहोगे वो आपको उपहार उड़ा लेगा। सफलता अगर आपको मिल गई तो पूरी दुनिया आपकी हो गई, असफलता मिल गई तो आप अकेले हो जाएंगे। असफलता में आप अकेले सदैव रहते, और जितनी बुराई जिसको करना होगा वो करेगा आपके लिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये क्लियर हो गया? जिस समाज का दूसरा पद प्रधान उसे क्या कहा जाएगा? तत्पुरुष समास का। अगर एक आध इसका उदाहरण दे दो, मैं कहूंगा राज रानी। राज रानी, हाँ राजा की रानी, अच्छा, और तुम्हारी नौकरानी। राजपुत्र, मुंह नुचवा, मुंह नुचवा, चोटी कटवा, ये सब इसी में आ जाएंगे। मैंने कहा राजा का पुत्र, राज रानी, राज राणा लिखा हूं, अरे बाप रे बाप, राज रानी, राजा की रानी, हाँ या ना? तो मैंने कहा राज रानी जोधा सुंदर थी, तो मैं राजा अकबर की बात कर रहा हूं, रानी जोधा की बात कर रहा हूं, रानी की, राज रानी की बात कर रहा हूं ना, राजा 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 की बात नहीं कर रहा हूं। तो पहला पद कोई राज रानी क्या होगा? राजा की रानी, हाँ या ना? तो मैंने कहा राजा की रानी, जिसका रानी पद सेकंड हुआ, दूसरा पद प्रधान है ना भाई, पहला का कोई महत्व, यहां राजा कोई बात नहीं हो रही है। और मैंने कहा तत्पुरुष समाज का जब विग्रह करेंगे आप, कोई ना कोई कारक चिन्ह भरकर सामने आ जाएगा। ये आ गया, किसका संबंध? संबंधवाचक कारक है ना, संबंध कारक है ना। ताकि के राजा की रानी, राजा का संबंध किससे? रानी। अब क्लियर है? राजपुत्र राजा का, मैंने कहा राजपुत्र लव और कुश बलवान थे, मैंने कहा राजपुत्र लव और कुश, तो राजा कौन है? राम, उन्हीं के बेटे लव और कुश। तो मैं राजा राम की बात कर रहा हूं, राजपुत्र लव और कुश की बात कर रहा हूं। दूसरा पद प्रधान है, प्रथम का कोई महत्व नहीं है। मैंने कहा मुंह नुचवा, मैंने कहा मुंह को, मुंह को नोचने वाला, हाँ या ना? मैंने कहा मुंह नुचवा, मुंह को नोचने वाला। तो मैंने तुमको फोन मिलाया, मैंने कहा हेलो, तुमने कहा हाँ सर, मैंने मुंह नुचवा पकड़ा हूं, जल्दी आओ। तो मैं अपने मुंह को पकड़ा हूं, नोचने वाले को पकड़ा हूं। नीमिक पेड़ में किसको बांधा हूं? नोचने वाले को। दूसरा पद प्रधान है, प्रथम का कोई महत्व। पता चला कि जैसे तुम आए स्प्लेंडर लेकर, क्या सर कहाँ है, लाठी लेकर पहले उतरे हो, मैंने कहा अपने मुंह पकड़ा हूं, मैंने कहा ये हूं। तो नहीं है, दूसरा पद का, प्रथम का कोई महत्व, मुंह का कोई महत्व नहीं है, नोचने वाले का महत्व। दूसरा पद प्रधान है, प्रथम का कोई महत्व। क्लियर हो गई बात? अगला पॉइंट है गौशाला। हर हर योगी,
गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला हमारे यहां भी बनी हुई है और गौशाला उत्तर प्रदेश बहुत जगह बनी। मगर 90, मुझे इसको कहने बिल्कुल गुरेज नहीं है। एक बार इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए डीएम के द्वारा या रिटायर्ड जज के द्वारा। गौशाला के अंदर उस गांव के जितने निठल्ले हैं वो बढ़िया ताश खेल रहे हैं और गांजा पी रहे हैं, उसके अंदर एक को गाय कायदे की नहीं है। जिस दिन कोई प्रशासनिक अधिकारी चेक करने आता है उस दिन एक आध दो गाय गांव से पकड़ के लाकर डाल देते, भूसा पूरा बेच लेते हैं, पूरा जितना खाने पीने की चीजें सब बेच लेते हैं। अपने गांव में जाकर हाल देख लेना गौशालों क्या। इस पे सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। गौशाला में कौन सा समास है? मैंने कहा इसका विग्रह कर लो। गौ की तो सर गौशाला बोल रहा हूं। मैंने कहा गौशाला बनवाई, मैंने कहा मैंने गौशाला, तो मैंने गाय बनवाई कि शाला बनवाई? शाला घर की पर्यायवाची भी है। घर, सदन, निकेतन, धाम, आलय, ये सब किसकी पर्यायवाची है? घर की। मैंने कहा गौशाला, शाला मतलब घर, किसका घर? गाय का घर। तो मैंने कहा गौशाला बनवाई तो गौ बनवाई, शाला बनवाई? शाला बनवाई। दूसरा पद प्रधान है, प्रथम का कोई महत्व नहीं है, कारक फिर भरकर सामने आ रहा है, संबंधवाचक कारक। तो मैंने कहा जिस समाज का दूसरा पद प्रधान हो, प्रथम का कोई महत्व ना हो, उसे क्या कहा जाएगा? तत्पुरुष समास कहा जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा जिस समाज का पूर्व और उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं। जिस समाज का पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान, उसे क्या कहा जाएगा? द्वंद्व समास। जिस समाज का पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान, उसे क्या कहा जाएगा? द्विग समास। जिस समाज का दूसरा पद प्रधान हो, प्रथम का कोई महत्व ना हो, उभर कर कोई ना कोई कार्य चिन्ह उभर आए, तत्पुरुष समास। जिस समाज का दोनों पद अपने महत्व को छोड़ तीसरे पद को धारण करे, बहुब्रीहि समास। कम से कम आज के दिन में पेपर 11 प्रश्न में कम से कम 22 बार बता चुका हूं इसी को। अब भी याद नहीं हो रहा तो क्या कर सकता? अष्टाध्यायी कौन सा समास है? अष्टाध्यायी कौन सा समास है? अष्टाध्यायी का मतलब होता है 8 अध्यायों का समूह। मैंने कहा किताब कैसी है? अष्टाध्यायी है, 8 अध्यायों का समास, 8 अध्यायों का समूह। तो मैंने कहा कि समास का पहला पद क्या है? 8। अब बात कहीं किसमें रही है? अध्यायों पर। दूसरा पद क्या हुआ? अध्याय। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और दूसरे पद जिसके बारे में बात की जा रही हो वो क्या हो? प्रधान हो, उसे क्या कहा जाएगा? जिस समास का पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान हो, उसे हम द्विग समास कहते हैं। 8 संख्यावाची हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने कहा दूसरी जिस किताब कैसी है? अष्टाध्यायी है, 8 अध्यायों का समूह है, तो अध्याय के बारे में बात की जा रही है, इसलिए दूसरा पद क्या होगा? प्रधान होगा, और पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। जहां पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं? द्विग समास कहते हैं। कोई डाउट तो नहीं है कहीं कोई किंतु परंतु? लेकिन आगे बढ़िए। मैं ये नहीं कहता यार कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, मेरे भारत महापुरुषों का देश है। मैं ये जरूर कहता हूं कि अगर आपने कभी मेरा ये वीडियो देखा है, तुम्हारे कमरे में जो दूसरी कोचिंग का बच्चा दूसरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लेकर बैठा है, समाज पढ़ रहे हो, एक बार उनको दिखा देना कि हम जहां पढ़ते समाज ऐसा वहां भी पढ़ाया जाता है। कम से कम वो देखेगा, समझेगा तो सही, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जिनके नाम बड़े और दर्शन छोटे। हमने वो भी जाकर बहुत करीब से देखा। आगे मर्जी है। वैसे भारत है, भारत के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। यहां पर जहां एक तरफ जो जाएगा उधरी तरफ सब चले जाएंगे। जैसे गड़रिया देखो, गड़रिया जो एक आगे लग्गा लेकर सारी भेड़ों के आगे चलता है, सारी भेड़ें सर झुकाकर उसी गड़रिया के उसी पैर को देख चलती है। कभी गौर कर रहे हैं इस बात? एक सिंगल भेड़ ना इधर होगी ना उधर होगी, सबका सर झुका। कोई भेड़ सामने देख के नहीं चलती, सब सर झुकाकर चलती। अगर गड़रिया खंडक में गया, एक लाइन से सारी भेड़ें खंडक में जाएंगी, ये कंफर्म हो जाता है। ठीक, 8 अध्यायों का समूह, पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान, सामने आपके साथ साथ। अब बात आएगी सर और दे दीजिए, चौराहा, पंचवटी, त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुवन, ऐसे बहुत सारे, तिरंगा,
साप्ताहिक सब इसी में आ जाएगा, दोपहर भी इसी में आ जाएगा, दोपहरों का समूह। तो मैंने कहा था चौराहा, चार रास्तों का समूह। मैंने कहा पंचवटी, पांच वाटिकाओं का समूह। मैंने त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। मैंने त्रिभुवन, तीन भवनों का समूह। हाँ या ना? मैंने कहा चौराहा चार रास्तों का समूह, तो चार पहला पद हुआ और दूसरा पद रास्ता हुआ। पहला पद प्रधान, पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान हुआ। मैंने कहा पंचवटी पांच वाटिकाओं का समूह, पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान हुआ, जिसके बारे में बात की जा रही है। मैं त्रिभुवन, त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। त्रिभुज ऐसे बनेगा ना महाराज, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। तीन भुजा में क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। मैंने कहा त्रिभुवन, तीन भवनों का समूह। क्लियर हो गई बात? अब अगला प्रश्न आ जाइए। इसमें क्या होगा? द्विगु समास। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो पंचवटी है, बनाते जाओ सबका। पंचवटी पांच वाटिकाओं का समूह। त्रिभुवन आगे गया यहां तक, तीन भवनों का समूह। चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह। चरण कमल, चरण कमल का क्या होगा भाई? कमल के समान चरण। हाँ या ना? जो आप ये तीनों चारों देख रहे हो, इसमें चार भुजाओं का जो समूह है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अर्थात देवता। ब्रह्मा के कितने हाथ हैं? चार। तो देवता के क्या है? वो देवता है ना। मैंने कहा पांच वाटिकाओं का समूह, ये द्विगु समास होगा। क्या होगा? प्योर द्विगु समास होगा। मैंने कहा तीन भवनों का समूह, प्योर द्विगु समास होगा। पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान। मैंने कहा चार भुजाओं का समूह, मैंने कहा वह देवता जिसके चार भुजाएं हों। इसको इस तरीके से बना सकते हो, वह देवता जिसके चार भुजाएं हों से क्या कहा जाएगा? चतुर्भुज कहा जाएगा। तो चार भुजाओं का समूह अर्थात चार, ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ। दोनों पद अपने महत्व को छोड़कर तीसरे पद को धारण कर रहे हैं। इसका जो सही बहुब्रीहि बनाओगे आप, वो ये बनेगा। अर्थात देवता, या ये भी लिख सकते हो, अर्थात देवता या ब्रह्मा। क्लियर है? तो दोनों पद, पहला पद क्या है? देवता, और दूसरा पद क्या है? चार भुजाएं। दोनों पद अपने महत्व को छोड़कर किसको धारण कर रहे हैं? ब्रह्मा को। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो आपको और समझ में आएगा। दशानन, दशानन द्विगु समास भी है, दशानन बहुब्रीहि समास भी है। तो आप कहोगे इमरान सर अगर दशानन आ गया एग्जाम में और द्विगु और बहुब्रीहि दोनों ऑप्शन रहा, तब आप क्या करेंगे? यह मूलतः बहुब्रीहि समास है। ये क्या है? मूलतः बहुब्रीहि समास। अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं है, तब ये क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास को इसको कैसे बनाओगे? 10 सिरों वाला, 10 सिरों का समूह, 10 सिरों का समूह क्या बन जाएगा? द्विगु बन जाएगा। और जायज को आप बहुब्रीहि में करोगे, इसका विग्रह चेंज होगा। वह जिसके 10 सर हों अर्थात रावण, तो वह जिसके 10 सर हों, दोनों पर 10 और सर दोनों अपने पद को महत्व को छोड़कर रावण को धारण कर ले रहे हैं। हाँ या ना? क्लियर हो गई बात?
हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता त्रिभुवन। त्रिभुवन अर्थात तो कौन? क्या लग रहा है कि इससे बेहतर है वो? जैसे मैंने कहा चरण कमल, तो चरण कमल अर्थात देवता वो भी हो सकता है होने के लिए। बहुत सुंदर है जो चंद्रमुख, चंद्रमुख समान मुख, ये भी हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता, मगर हमको ये देखना है कौन हमारा 100% हो सकता है और कौन हमारा 90% हो सकता है। अगला ले लीजिए। इनके उस प्रश्न का और उत्तर क्लियर कर दो। जैसे एक शब्द है लौह पुरुष, लौह पुरुष, ये कर्मधारय समास भी है और ये बहुब्रीहि समास भी है। बहुब्रीहि दोनों समास है। लौह पुरुष, लोहे के समान पुरुष, लोहे के हो जो समान, उसे कहा जाए। तो एक पद विशेषण हुआ, एक पद विशेष हुआ। लोहा क्या हुआ? विशेषण हुआ। किसका? पुरुष का। पुरुष क्या हुआ? विशेष हुआ। मगर यही अगर मैं कह दूं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये किसमें ट्रांसफर हो जाएगा? बहुब्रीहि में हो जाएगा। जिस समास को कोई, जिस समास को नहीं का, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता, जिस समास का दोनों पद अपने महत्व छोड़कर तीसरे पद को धारण करें, उसे क्या कहा जाता है? बहुब्रीहि समास कहा जाता है। हाँ या ना? क्लियर हो रही है बात? अगला प्रश्न ले लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? पहले बता चुका हूं, पीछे ये भी। दशानन, 10 हो आनंद जिसके, 10 हो आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो यही कहते थे लंबोदर, ये इसका कोई लेना देना नहीं, इसका कोई। अब देखे त्रिभुज यहां आ गया, ये भी कहते वो देवता जैसे 3 भुजाएं हो, मजा नहीं आ रहा उसकी उसको वहां ले जाने में। त्रिलोक यहां पे भी आ गया, मगर ये सही नहीं बैठेगा, ये भी सही नहीं बैठेगा, ये भी नहीं बैठेगा। दशानन, 10 हो आनंद जिसके, अर्थात रावण। मैं यही कह देता लंबोदर, मैं यही कहता नीलकंठ। हाँ या ना? मैं कह देता नीलकंठ। मैं यही कह देता चक्रपाणी। हाँ या ना? मैं ये कह देता पीतांबर। मैं ये कह देता श्वेतांबर। ये आपका होमवर्क है, इसको आप घर पे करके लाइएगा, बनाइएगा इसको घर। ये सब बहुब्रीहि ऑप्शन, इसका बिगड़ा आप कर लीजिए। ठीक, अगला प्रश्न ले लीजिए। देव जो हो महान, जो महान है, देव जो महान है, या किस समास का उदाहरण? देव जो महान है किस समास का उदाहरण है? मैंने कहा अव्ययी भाव का, बिल्कुल नहीं। अच्छा सर, देवता कैसा है? तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? विशेष। इसकी विशेषता क्या है? ये क्या हुआ? विशेषण। देवता की विशेषता क्या है? महान है। एक पद विशेष, दूसरा पद विशेषण होगा तो कौन सा हो जाएगा? कर्म। तीनों नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। क्लियर हो गई बात? अगला पॉइंट आ जाए। तिरंगा, 3 रंगों का पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान। पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान। जिसका पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान, उसे क्या कहा जाएगा? द्विगु। ढूंढो इसमें कहां द्विगु समास। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला प्रश्न ले लीजिए। गुरुदेव शब्द में समास है। गुरु कैसे हैं? गुरु कैसे हैं? गुरु जो देव के समान हो। पढ़ा होगा ना? एक दोहा बहुत अच्छा है ना? क्या है दोहा?
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गुरु हरि आपने गोविंद दियो, भगवान के बारे में भी गुरु ही बताता है। ठीक है, तो गुरु कैसे हैं? देवता के समान है। तो गुरु की विशेषता क्या है? तो गुरु क्या हुए यहां? जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, किसकी विशेषता बताई जा रही है? गुरु की। ये कैसे हैं? देव के समान है, अर्थात ये क्या हुआ? विशेषण है। जिस शब्द का एक पद विशेषण दूसरा पद विशेष, उसे क्या कहा जाएगा? कर्म धारक। क्लियर हो गई बात? अगला पॉइंट आ जाए। राजपुत्र बता चुका हूं पीछे, राजपुत्र के बारे में बता चुका हूं। राजा का पुत्र, राजा की बात नहीं हो रही, उसके पुत्र की बात हो रही है। तो दूसरा पद पुत्र है, पहला पद राजा है। पहले के बारे में बात नहीं हो रही, दूसरे के बारे में बात हो रही है, क्योंकि मैंने कहा राजपुत्र बलवान है, तो मैं राजा की बात नहीं कर रहा हूं, पुत्र की बात कर रहा हूं। दूसरा पद प्रधान है, पहले को कोई महत्व नहीं। जहां पहला पद का कोई महत्व ना हो, दूसरा पद प्रधान हो, कोई ना कोई कारक चिन्ह उभर कर सामने आए। अगर कारक चिन्ह नहीं आ रहा है, याद रखना कभी वो तत्पुरुष समास नहीं हो सकता, कारक चिन्ह आना ही होगा। कौन सा हो जाएगा ये? देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। भारत की संपूर्ण देशभक्ति केवल दो जगह नजर आ जाती है। देशभक्ति का अपना अपना पर्याय है, अपनी अपनी परिभाषा है, अपने अपने तरीके से लोग मानते हैं। अब तो यहां तक लोग मान रहे हैं फलाना पार्टी वोट दिया देशभक्त नहीं, वो अपना अपना नजरिया है, मैं उसके लिए नहीं जाना चाहता। मगर मुझे जो देशभक्ति परिभाषा नजर आती है, देश के लिए हम किसी प्रकार की कोई हानि न दे, देश के लिए रोजगार पैदा करें, अपने आप को अनुशासित रखें, अपने भारत के किसी नागरिक के प्रति द्वेष न रखें, विचारों में अच्छापन लेकर आए, देश के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने समाज के लिए भी, दूसरे समाज के लिए भी। इसी को मैं देशभक्ति मानता हूं। अपनी अपनी परिभाषा हो सकती है। देशभक्ति भारत के अंदर दो जगह नजर आती है। पहली जगह नजर आती है भारत और पाकिस्तान के मैदान में। अगर भारत और पाकिस्तान क्रिकेट हो गया, जान लो देशभक्ति अपने प्रकाशना को चूमते हुए बस चले पूरे बल्ला लेके पहुंच जाए अंदर। और नंबर 2 पे देशभक्ति नजर आती है 26 जनवरी को, एक स्प्लेंडर पे 3 लोग बैठ के साड़ी किनारा बनाते हुए, देश के सारे नियमों को ताक पे रखते हुए आगे बढ़ जाना देशभक्ति मानकर। इसके सिवा और देशभक्ति भारत में जल्दी नजर नहीं आती। अगर जितनी 26 जनवरी को और पाकिस्तान भारत के मैदान में जितना देशभक्ति को लेकर हमारे अंदर जोश होता है, ये जोश अगर 365 दिन हमने अंदर ला दिया, उस दिन भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये भी एक बात बिल्कुल सच है, मगर केवल ये 2 ही दिन नजर आती ही है। तो देश के लिए भक्ति, दूसरा पद प्रधान है, पहले का कोई महत्व नहीं है। कौन हो जाएगा? द्वंद्व समास का शब्द है। बताओ भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बताओ भाई, मैंने कहा चौथे से ले लिया जाए। मैंने चरण कमल कर्मधारय समास, कर्म धारय समास, हाँ या ना? चरण कैसा है? कमल के समान है, या कमल, हाँ चरण कैसा है? कमल के समान है। तो चरण कमल के साथ सुंदर है, तो चरण यहां पर विशेष हुआ और कमल यहां पर विशेषण हुआ। ये हो गया। मैंने कहा दिन दिन, ये आपका अव्ययी भाव समास है। ये आपका क्या है? मैंने कहा दिनों दिन मेहनत किया तब यहां पहुंचा, दिनों दिन मेहनत किया तब यहां पहुंचा, मतलब उसका पहला पद दिन है, दूसरा पद भी दिन है, दोनों समान पद हैं और दोनों पद अव्यय नहीं है। रातों रात कहते हो ना कि जो आप BMW खड़ी देख रहे हो, ये रातों रात नहीं आई, इसके लिए बहुत मेहनत की गई है। तो रात और रात दो। अच्छा एक बात और बताइए, अगर यही दिन और दिन जो लिखा है दिन और रात हो जाता था, तब ये क्या हो जाता? द्वंद्व हो जाता। ये क्या हो जाता? द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों उक्तियां एक समान हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये दोनों अव्ययी भाव। एक बात का विशेष ध्यान रखना, बिल्कुल कान खोल समझ लीजिएगा इस बात। अगर दिन दिन आ गया, रात रात आ गया और अव्ययी भाव समास उदाहरण में नहीं रहा, ये दोनों दुरुक्तियां समास भी है। क्या है? ये और ये दुरुक्ति समास हो जाएगा। अगर दोनों दुरुक्ति मतलब दोनों उक्तियां एक समान हो, तो पहली उक्ति और दूसरी उक्ति एक समान एक नहीं है। रातों रात एक समान एक नहीं है, रात और रात होगा ना इसका। मगर अब बात आती है द्वंद्व समास कौन सा है?
आजकल, आज और कल, हाँ या ना? आज और कल, भाई और बहन, भाई बहन भी द्वंद समास होगा, दिन रात भी द्वंद समास होगा, हाँ या ना? क्लियर हो रही बात? मैंने पुण्य पाप भी, पुण्य और पाप भी द्वंद समास होगा, पुण्य जितना महत्वपूर्ण है उतना ही पाप भी, किताब और कॉपी भी द्वंद समास होगा, कलम और कॉपी भी द्वंद समास होगा, हाँ या ना? दाल और चावल भी द्वंद समास होगा, दही और बड़ा भी द्वंद, गुरु और शिष्य भी द्वंद समास। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? अगला पॉइंट आ जाए। हाँ नहीं, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, तो हाईकोर्ट चला जाएगा मामला, तुरंत हाईकोर्ट जाएगा मामला, क्योंकि द्विरुक्ति समास से नया समास आया है, बहुत सारी पब्लिकेशन में इसका जिक्र नहीं है। अव्ययी भाव समास ये अभी तक माना जा रहा है, फिर ये विवाद कोई एग्जामिनर के ऊपर नहीं लेना चाहेगा। हाँ बुक में है, मगर कई किताबें पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, हर एक किताब में अभी इसको पब्लिक नहीं किया गया है। पंकज में कौन सा समास है? पंकज में कौन सा समास है? मैंने कहा पंकज का पहले विग्रह कर दो, पंक धन जा, पंक का मतलब कीचड़ और जग मतलब उत्पन्न होना, जग मतलब उत्पन्न, पंक मतलब कीचड़ और जग का मतलब उत्पन्न होना। जो कीचड़ में उत्पन्न हो अर्थात कमल, हाँ या ना? जो कीचड़ में उत्पन्न हो अर्थात कमल, पहला पद कीचड़ है, दूसरा पद उत्पन्न है, दोनों का कोई महत्व नहीं है, तीसरा पद कमल को धारण कर रहा है। जहां दोनों पद अपने महत्व को छोड़कर तीसरे पद को धारण करते उसे क्या कहा जाता है? बहुब्रीहि समास। क्लियर है? अगला प्रश्न ले लीजिए। चौराहा में कौन सा समास है? पहले बता दूंगा, चार रास्तों का समूह, चार रास्तों का समूह, हाँ या ना? चार, पहला पद संख्यावाची है, दूसरा पद रास्ते के बारे में बात की जा रही है, प्रधान है, जिसका पहला पद संख्यावाची दूसरा पद प्रधान हो उसे क्या कहा जाएगा? ढूंढ लो। दोपहर, दोपहरों का समूह, हाँ या ना? दो संख्यावाची है और पहर के बारे में बात की जा रही है, जिसका पहला पद संख्यावाची दूसरा पद प्रधान अर्थात दिन। अब भी कोई दिक्कत है किसी को? ये पूरा समास आपका कंप्लीट हुआ, विद परिभाषा, विद उदाहरण, विद भेद आपका कंप्लीट होता है समास। कोशिश करिए कि अपने मित्रों को जोड़िए, कोशिश करिए कि, मैं नहीं कहता कि मुझे और किसी की लाइक जरूरत है, जितने लोग बैठे उतने भी कमेंट कर दोगे, लाइक कर दोगे, लगता है कि हाँ 1 घंटा बिरयानी भीगने कुछ फायदा हुआ। धन्यवाद।